नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 12th लेसन पढ़ रहे थे पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बच्चों, इस लेसन के अंदर कल हमने पोषण के बारे में अध्ययन किया था। पोषण के क्या लाभ है इसके बारे में पढ़ा था। शिशुअवस्था के दौरान शिशुओं को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और शिशुओं के आहार के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। स्तनपान, कोलोस्ट्रम क्या होता है इसके बारे में देखा था हमने। स्तनपान के क्या लाभ है, पूरक भोजन जो है क्या होता है, और पूरक आहार देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रतिरक्षण क्या होता है, शिशुओं की पोषणिक आवश्यकताएं क्या क्या होती है, और पूर्व विद्यालय जो बच्चे होते हैं इनको पोषण संबंधी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है। पूर्व विद्यालय बच्चों को जो है भोजन देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही हमने कल ये भी अध्ययन किया था, पूर्व विद्यालय बच्चों को जो है भोजन कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, और प्रतिरक्षण क्या है, वैक्सीन क्या है, और पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए आहार आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, ये भी हमने कल देखा था। और आज हम पढ़ेंगे कि विद्यालय बच्चों की पौष्टिक आवश्यकताएं क्या क्या होती है, विद्यालय बच्चों का आहार आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, और विद्यालय बच्चों में पोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और विद्यालय बच्चों की अच्छी आदतें या स्वच्छ आदतें कौन कौन सी होती है, उनमें कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता क्या होती है ना। तो विद्यालय जाने वाले बच्चे की जो अवधि होती है, इनका जो समय होता है 7 साल से 12 वर्ष का समय होता है। और विद्यालय जाने वाले जो बच्चे होते हैं ये शारीरिक रूप से बहुत ही सक्रिय होते हैं, और संचारी रोगों से बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि एक्टिव होते हैं, इनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से हो रहा होता है, तो इस समय ये ज़्यादा संक्रमित भी नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि इस अवस्था के अंदर वह काफ़ी शक्तिशाली जो है वो हो जाते हैं, है ना, फुली एनर्जेटिक होते हैं वो, है ना, तो इनमें रोगों के संक्रमण की संभावनाएं कम रहती है ना। लेकिन इनमें विकास की प्रक्रिया जो होती है अब धीमी हो जाती है। जब पूर्व विद्यालय बच्चे जो होते हैं उनका तो विकास तेज़ी से होता है, लेकिन जो विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं वो फुली एनर्जेटिक तो होते हैं, लेकिन उनके विकास की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है, और शरीर में धीरे धीरे से परिवर्तन होने लगते हैं। और विशेष रूप से ये 9 से 10 वर्ष की आयु के अंदर इनमें जो है बालक और बालिकाओं के अंदर के विकास में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, है ना। और हमने ये भी देखा है कि बालक और बालिकाओं के विकास में भी जो है वो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, विद्यालय जाने वाले जो बच्चे होते हैं इनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या होती है। विद्यालय जाने वाले बच्चों को किस प्रकार का पोषण दिया जाना चाहिए। यद्यपि ये वृद्धि एक अव्यक्त अवधि होती है, यानी हम कह सकते हैं कि विद्यालय जाने वाले बच्चों की अवधि जो होती है एक अव्यक्त अवधि है, और इसमें वृद्धि स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई नहीं देती। बच्चों के अंदर जो भी वृद्धि और विकास होता है वो स्पष्ट रूप से हमको नहीं दिखता है, परंतु अब बच्चे अनेक गतिविधियों के कारण दिनचर्या कैसी होती है, व्यस्त होती है ना, और इसीलिए उनकी ऊर्जा को बचाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यालय जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यदि हम देखें तो क्योंकि उनकी दिनचर्या पूरी व्यस्त होती है ना। सुबह जल्दी उठने से लेकर के और विद्यालय से वापस आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर शाम को डिनर करते हैं, फिर सोते हैं, मतलब पूरा दिन उनका व्यस्त जाता है ना, तो उनको कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता भी होती है। 9 वर्ष की आयु तक के बालक और बालिकाएं दोनों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है, लेकिन प्रश्न आता है कि भाई 9 वर्ष के आयु के बालक और बालिकाओं के अंदर पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या समान होगी। बिल्कुल, दोनों के अंदर समान होती है। इसके पश्चात बालक और बालिका के कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में अंतर आ जाता है। जैसे 10 से 11 साल की अवस्था आती है तो लड़कियां जो होती है 10-11 साल के अंदर जो है किशोरावस्था में प्रवेश कर जाती है, और लड़के जो होते हैं 12 से 13 वर्ष में जो है प्रवेश करते हैं किशोरावस्था में। तो फिर इनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं और विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके कारण इनकी शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, और लड़के और लड़की के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। हमें ये भी याद होगा कि बालिकाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता लगभग वही रहती है, किंतु अस्थि एवं वृद्धि और मासिक स्राव की तैयारी में सहायता के लिए उन्हें प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है।
यदि हम देखें तो 9 वर्ष के अंदर तो हमने बताया कि बालक और बालिकाओं दोनों को समान रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताएं रहती है, लेकिन जैसे ही 10 साल के अंदर प्रवेश करते हैं, 10 से 11 साल के अंदर, तो लड़कों और लड़कियों दोनों में ही वैसे तो ऊर्जा की समान मात्रा में आवश्यकता होती है दोनों को, लेकिन फिर भी लड़कियों के अंदर उस समय जो है मासिक स्राव की तैयारी रहती है ना, पीरियड्स की तैयारी रहती है, इसीलिए उनको आयरन की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है और कैल्शियम की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है लड़कों से। समझ में आया? अब 10 वर्ष की आयु, अब देखिए 10 से 12 वर्ष के लड़कों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है ताकि किशोरावस्था के दौरान उनकी वृद्धि में तेजी से कैलोरी के पर्याप्त संचय यानी रिजर्व को बनाए रख सके। 10 से 12 वर्ष के अंदर, क्योंकि 12 वर्ष से ही किशोरावस्था के अंदर, लड़कों के अंदर 12 वर्ष से किशोरावस्था शुरू होती है ना, और लड़कियों में 10 से 11 वर्ष में हो जाती है। तो 10 से 12 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनको भी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है ताकि वो जैसे ही 12 वर्ष के अंदर किशोरावस्था में प्रवेश करें, उनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंज हो, तो इसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो 6 वर्ष से बच्चे होते हैं हमारे, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु होती है विद्यालय जाने वाले बच्चों की। तो ये जो अवधि होती है इसके अंदर वैसे तो लड़कों लड़कियों दोनों के अंदर समान मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही ये किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले होते हैं तो लड़कियों को भी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लड़कों को भी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और लड़कियों को तो आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम तीनों ही पदार्थों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें ऋतुस्राव जो है वो शुरू होने वाला होता है या पीरियड शुरू होने वाले होते हैं। तो पीरियड्स की तैयारी के लिए या फिर मासिक स्राव की तैयारी की में सहायता के लिए उन्हें जो है अधिक मात्रा में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना। अब देखिए बच्चों, विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार योजना हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो विद्यालय जाने वाले जो बच्चे हैं इनके लिए आहार योजना हमें बनानी है। तो इसके लिए विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए आहार योजना के सभी पहलुओं तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए हमें ऐसा लग सकता है कि विद्यालय जाने तक बच्चे आहार अंतःग्रहण का एक विशेष पैटर्न स्थापित कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। विद्यालय जाते समय बच्चों को ठीक ढंग से खाना, उठना, बैठना आ जाता है ना, और कुछ सीमा तक हम सही हैं कि विद्यालयगामी बच्चों के लिए संतुलित आहार की योजना अन्य पहलुओं से भिन्न हो सकती है। तो आते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम एक सारणी के अंदर देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा जो है ICMR के द्वारा निर्देशित की गई है ना। तो चलते हैं, देखते हैं सारणी क्या कह रही है। अब देखिए बच्चों, विद्यालय जाने वाले बच्चे, इनके लिए हमको आहार आयोजन करना है। तो ICMR यानी कल भी हमने देखा था ICMR का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। तो इनके द्वारा विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा जो है यहाँ पर बताई गई है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो देखो उसके अंदर ऊर्जा की यदि हम बात करें, यहाँ पर पोषक तत्व सारे दे रखे हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इनको। फिर इसके साथ यहाँ पर आयु दे रखी है वर्षों के अंदर 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, ठीक है। 10 से 12 वर्ष में बालक और फिर बालिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा की बात करें, यदि हम कभी कभी बीच में से प्रश्न आ जाता है कि 10 से 12 वर्ष के बालक को कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो हम कहेंगे 2190 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बालिका को यदि पूछा जाए कि 10 से 12 वर्ष की आयु के अंदर बालिका को कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 1970 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा पूछ ली जाती है कभी कभी। और प्रोटीन की मात्रा भी पूछ ली जाती है। देखो प्रोटीन जो है यहाँ पर 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए ग्राम केंद्र, देखो ऊर्जा को हमेशा किलो कैलोरी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और वसा इनको हमेशा ग्राम के अंदर व्यक्त करते हैं, है ना। इनकी मात्रा को ग्राम में बताया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो आपके कैल्शियम है इसको मिलीग्राम में, आयरन है इसको भी मिलीग्राम में, विटामिन ए जो होते हैं आपके, विटामिन सारे जो होते हैं ये माइक्रोग्राम के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो ध्यान दो, प्रोटीन की यहाँ पर 7 से 9 वर्ष की आयु का यदि बच्चा है तो उसके लिए लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में समान मात्रा की आवश्यकता होगी। तो 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन 10 से 12 के अंदर यदि वो प्रवेश कर गए तो लड़के और लड़की दोनों को अलग अलग मात्रा में जो है प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अभी हमने देखा था कि लड़कियों को प्रोटीन की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। तो 57 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता बालिका को होती है, जबकि बालक को सिर्फ 54 ग्राम जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है।
अब चलते हैं वसा की बात करें तो वसा जो है यहाँ पर 25 ग्राम जो है वसा की आवश्यकता होती है 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए, और 10 से 12 वर्ष का बालक है तो उसको 22 ग्राम, और बालिका है तो भी उसको 22 ग्राम। ठीक है, अब चलते हैं आगे आयरन की बात। आयरन को देखें, कैल्शियम में भी देखो बहुत चेंज है। कैल्शियम जो है 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 400 मिलीग्राम, बालक और बालिका यदि 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हैं तो दोनों को ही आवश्यकता होती है 600 मिलीग्राम। और आयरन की देखिए यहाँ पर यदि बालक है तो उसको 34 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और बालिका को 19 मिलीग्राम जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है, और 7 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को 26 मिलीग्राम जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम देखेंगे विटामिन ए दे रखा है जिसके अंदर रेटिनोल है, और रेटिनोल या फिर बी कैरोटीन, और थायमीन है आपका, राइबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन है, फॉलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, और विटामिन B12 है, और नियासिन है। ये सभी प्रकार के विटामिन की कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है इसके बारे में ये सारणी हमें पूरा स्पष्ट रूप से बता रही है। तो अब हमें मालूम चला कि विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए हम जो है आहार आयोजन किस प्रकार से करेंगे। यदि हम चाहे तो कर सकते हैं, अब तो बहुत ईजीली, है ना। आयु भी दे रखी है हमारे पास। अब देखिए विद्यालय जाने वाले जो बच्चे हैं इनके लिए आहार आयोजन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले विविधता लाना, यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी एक भोजन निर्धारित मात्रा में सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकता है जिनकी बच्चों को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। भाई एक ही पदार्थ से तो हमको सारे तत्व नहीं मिल जाएंगे। मिल जाएंगे क्या हम सुबह सुबह दूध पीते हैं तो क्या उससे हमको सारे तत्व मिल सकते हैं? नहीं, है ना। उससे हमको सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा, है ना। यदि हम पूछें कि उसमें आयरन है तो नहीं होगा, उसके अंदर आयरन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हरी सब्जियों से हमको विटामिन्स मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं, है ना। उससे हमें जो है अन्य तत्व उससे नहीं मिल सकते। तो ठीक इसी प्रकार से एक ही भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के तत्व मौजूद नहीं होते और ये बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते एक ही पदार्थ। अब क्या होता है कि जब बच्चे एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं, है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। भोजन में विविधता होनी चाहिए, है ना। विविधता होने से मतलब ये है कि हम एक ही प्रकार का जो भोजन बनाएंगे, जैसे हमने मेथी बनाया या पालक बनाया, रोज हम उसकी सब्जी बनाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, उसको नहीं खा पाएगा, है ना। और यदि हम उसी को अलग अलग तरीके से बना करके बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चा उसे शौक से खा पाएगा, चाव से खाएगा, रुचि लेकर खाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं भोजन में विविधता होनी चाहिए, है ना। अच्छा पोषण सुनिश्चित करना, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको जो है ठीक ढंग से अच्छे पोषण को सुनिश्चित करना है। आहार आयोजन करते समय सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार को जो है हमें अपनी आहार योजना में शामिल करना चाहिए। हम जानते हैं कि इस उम्र के बच्चों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। उन्हें जो है सब्जियों से, फल से, साबुत अनाज खाने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, है ना, जिससे सभी पोषक तत्व मिल सके। फल तथा सब्जियां उनके आहारों में वृहद पोषक तत्वों की सघनता को बेहतर करती है ना। यानी हमने पढ़ा था कि पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। तो वृहद पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उनको हम वृहद पोषक कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फल और सब्जियों को बच्चों के आहार के अंदर जो है अच्छे से बच्चों को खिलाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वृहद पोषक तत्वों की सघनता के लिए बेहतर है। यानी कि ये वृहद पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, उनकी आपूर्ति करते हैं। और जैसे साबुत अनाज है, ये हृदय रोग है, मधुमेह जैसे रोगों के लिए जो है से बचाते हैं। और इसके पहले भी हमने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक जो है वो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। तो हमें बच्चों को जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और आयोडीन, है ना, आवश्यक मात्रा के अंदर इनको खिलाना चाहिए। तो जब अच्छा पोषण सुनिश्चित करेंगे, यानी सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन यदि हम बच्चों को देंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, है ना, और रुचि से खाएंगे उसको। अब देखिए संतृप्त वसा, नमक और चीनी का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर कि किशोरावस्था के दौरान या फिर विद्यालय बच्चे जो होते हैं उनको उनके भोजन के अंदर संतृप्त वसा का उपयोग कम क्यों करना चाहिए, है ना। तो हम जानते हैं कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं इनका विकास
धीमा हो गया होता है ना, धीमी गति से विकास होता है। और इनको कुल कैलोरी में से 20% कैलोरी जो होती है वो वसा के रूप में देनी चाहिए। और वसा और चीनी की प्रचुरता वाले आहार जो होते हैं वो मोटापे के खतरे को भी बढ़ाते हैं। ज़्यादा फैट और चीनी का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इससे मोटापा बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ जाएगी हमारे सामने। और चीनी युक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने से हमारे दंत क्षय हो सकता है, दांतों की बीमारियां हो सकती है, मसूड़े खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, कैविटीज हो जाएगी, है ना। और नमक का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। और इसके फलस्वरूप जो है नमक का ज़्यादा सेवन करने से लकवा हो सकता है, किडनीज खराब हो सकती है, हृदय की बीमारियां बढ़ सकती है ना। तो आजकल छोटे बच्चे भी प्राय जो है हमने देखा है कि शुगर के पेशेंट बन जाते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों में शुगर हो रही है और हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है ना, कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के भोजन के अंदर संतृप्त वसा और चीनी और नमक, इन चीज़ों का की मात्रा जो है आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए, है ना। इनको अधिक मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो इससे कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। नाश्ता अवश्य करें, हमें ध्यान देना है कि बच्चों को नाश्ता अवश्य कराना है हमें, क्योंकि नाश्ता जो होता है एक विशेष आहार होता है, इसमें प्रोटीन और ऊर्जा अधिक से अधिक होनी चाहिए। जो भी ब्रेकफास्ट हम बच्चों के लिए बनाते हैं वो एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना। क्योंकि रात भर खाली पेट रहने के उपरांत बच्चे को जब सुबह सुबह नाश्ता हम देते हैं तो बच्चा कभी कभी खाता नहीं है, उसको जो है स्किप कर जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि बच्चा जो है ठीक ढंग से नाश्ता ले। और नाश्ते में भी हमें जो है पौष्टिक नाश्ता बनाना चाहिए बच्चों के लिए। हम अंकुरित बना सकते हैं, हम पराठे बना सकते हैं, है ना। हाँ, और रोल्स बना सकते हैं, है ना, सैंडविच बना सकते हैं। हैवी अच्छा ब्रेकफास्ट हम बनाकर बच्चों को दें। दलिया बना सकते हैं मीठा, है ना, दूध वाला दलिया बना सकते हैं, और पोहे बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं। तो इस तरीके का नाश्ता हम बच्चों को दें जिससे कि वो अच्छे से रुचि लेकर भी खाए और उनको जो है अच्छे से ऊर्जा भी मिले, है ना। सुबह का नाश्ता न खाने से उनके शारीरिक और मानसिक कार्य जो होंगे वो निष्पादन नहीं होते हैं, है ना। वो एनर्जेटिक नहीं रहते। जब वो नाश्ता नहीं करते हैं सुबह सुबह तो एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, और कैलोरी तथा पोषक तत्वों की क्षति हो जाती है उनके शरीर में। ऊर्जा ठीक ढंग से नहीं मिल पाती, पोषक तत्व नहीं मिल पाते, और जिससे क्या होता है पूरे दिन वो एनर्जेटिक नहीं रहते, है ना, और किसी भी कार्य को ठीक ढंग से वो नहीं कर पाते। इसीलिए नाश्ते का विशेष ध्यान रखना है, बच्चे को जो है ब्रेकफास्ट अच्छे से देना है ना। और सुबह सुबह हमारी जठराग्नि भी जो होती है ठीक ढंग से कार्य करती है, क्योंकि रात भर का पेट खाली रहता है तो सुबह सुबह वो वर्किंग रहता है। तो यदि हम ब्रेकफास्ट अच्छे से लेते हैं, है ना, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और हम एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को नाश्ता अवश्य कराना है। अब देखिए, भोजन बनाने की योजना में बच्चों को शामिल करें। जब भोजन बनाते हैं उसकी योजना में शामिल हमें करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको भी भोजन की योजना में शामिल करना चाहिए, तथा इससे उनके पौष्टिक खाना खाने में रुचि बढ़ेगी, है ना। और जैसे अमृता का 8 वर्ष का बेटा जो था और एक 10 वर्ष की बेटी है, तो वह उनके पसंद एवं संतुलित आहारों की योजना बनाने के लिए उनसे विचार विमर्श करती है, तथा वह उन्हें सामग्री खरीदने के लिए अपने साथ लेके जाती है। उन्हें ये भी बताती है कि कच्चा भोजन सामग्री जो होती है वो खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्या आप नहीं सोचते कि वह उनके पौष्टिक भोजन परोसने के कार्य को और आकर्षक बना देती है? बिल्कुल सही है ना। तो हमें भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमें भी ध्यान रखना है कि जब भोजन बनाने की जब भी हम योजना बनाएं कि हमें ये बनाना है, ये खरीदना है, ये लाना है, तो हम बच्चे को साथ लेके जाएं और भोजन बनाते समय भी बच्चों की हेल्प लें या बच्चों से विचार विमर्श करें, ताकि बच्चों की उसमें रुचि बढ़ती है ना। ऐसा करने से बच्चों का उत्साह बढ़ता है तथा उनमें भोजन के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक धारणाएं विकसित होती है, और संतुलित भोजन की योजना बनाने के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा में ICMR के द्वारा जो है बताई गई सारणी के आधार पर हमें बनाना चाहिए। तो चलते हैं हम विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए ICMR के द्वारा एक और सारणी बताई गई है, तो चलते हैं सारणी की ओर। विद्यालय बच्चों के लिए संतुलित आहार, देखो ICMR है ना, ICMR के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा
विद्यालय बच्चों के लिए संतुलित आहार की योजना क्या बनाई है देखो। यहाँ पर खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, इसमें 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए, यहाँ पर 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए अनाज जिसमें ज्वार है, बाजरा है ना, विभिन्न प्रकार के अनाज हम दे सकते हैं। 7 से 9 वर्ष के आयु को 270 ग्राम जो है वो हम अनाज दे सकते हैं। लड़का है 10 से 12 वर्ष का तो 330 ग्राम, लड़की है तो 270 ग्राम। दालें और फलियाँ ये भी ग्राम में हम देंगे, तो दालें और फलियाँ जो है ये 60 ग्राम 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए, और 10 से 12 वर्ष के लड़के के लिए 60 ग्राम, और 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए भी 60 ग्राम। दूध से बने उस उत्पाद जो है, दूध और दूध से बने उत्पाद 500 ml, यानी कि आधा किलो दूध हमें बच्चे को देना चाहिए, चाहे वो 7 से 9 वर्ष का है या फिर 10 से 12 वर्ष का लड़का है या लड़की है ना। फल और सब्जियां हमें ध्यान रखनी है। फल और सब्जियां यहाँ पर देखो जिसके अंदर जड़ें और कंद में आ जाएगी आपके आलू, प्याज, है ना। ये जो सब्जियां होती है जो कि ज़मीन के अंदर बनती है ना, तो ये 100 ग्राम हम कह सकते हैं। 100 ग्राम सब्जी हमको बच्चे को देनी चाहिए, 1 कटोरी सब्जी। और हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं ये भी 100 ग्राम हम लेंगे, ठीक है। अन्य सब्जियां जो होगी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की दालें वगैरह ये सब आती है ना, ये भी 100 ग्राम के आसपास हम बच्चों को दे सकते हैं। फल जो होता है 100 ग्राम फल, यानी कि 1 फल, प्रतिदिन 1 फल बच्चे को दे सकते हैं। चीनी की बात करें तो चीनी 30 ग्राम हम बच्चे को दे सकते हैं, 7 से 9 वर्ष की आयु का बच्चा है तो, है ना। और यदि लड़का है 10 से 12 वर्ष का तो उसको 35 ग्राम, और लड़की है तो 30 ग्राम। अब यहाँ पर 30 ग्राम का मतलब 1 इकाई, ये एक संदर्भ इकाई है जो कि ICMR के द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। जो है विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए ICMR के द्वारा निर्धारित जो है वो विभिन्न खाद्य पदार्थों की योजना यहाँ पर दे रखी है। इसके आधार पर हम जो है वो उनकी योजना बना सकते हैं। अब देखिए, अमृता विद्यालय जाने वाले बच्चों को 3 संतुलित भोजन और 2 पौष्टिक स्नैक्स परोसने का खास ख्याल रखती है। हमेशा प्रकार से अपने बच्चे के लिए आहार आयोजन करती है पूरे दिन का, जो विद्यालय जाने वाला है ना। अब देखो, सुबह के नाश्ते में वो क्या बनाती है। सुबह के नाश्ते में उसके लिए दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स देती है उसको, ठीक है, या फिर रवा, या फिर उपमा, या फिर एक सेब, है ना, या फिर कोई भी एक मौसमी फल भी दे सकती है ना। स्कूल के टिफिन में वो अपनी बेटी के लिए अंडा भरकर बनाए गए ग्रिल्ड सैंडविच, और बेटी के लिए, है ना, और बेटे के लिए क्या देती है, पनीर भर करके बनाया हुआ सैंडविच, ठीक है, क्योंकि उसको अंडे से एलर्जी है ना, और उसको फल का रस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हम नॉनवेज नहीं खाते या अंडा नहीं खाते हैं, तो हम उसकी जगह दूसरी चीज़ों का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। हम पराठा बना सकते हैं, है ना, पत्तेदार सब्जियों से, मेथी का पराठा, पालक का पराठा, है ना, और आलू के सैंडविच बना सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविच हम बना सकते हैं, है ना, पोहे बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, है ना। तो कई प्रकार की चीज़ें हम बना सकते हैं। दोपहर का भोजन के अंदर सब्जियों का पुलाव, राइस हो गए, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इससे, सैलेड हो गया जिसमें टमाटर और खीरे के टुकड़े और साथ में छाछ, ठीक है। शाम के अल्पाहार में वो उबले हुए आलू और अंकुरित मूंग की चाट उसको देगी। और रात्रि के भोजन में चने की दाल, चिकन करी, भिंडी की सब्जी या फिर प्याज की सब्जी, है ना, और रोटी और कच्चा सलाद, ठीक है। ये रात्रि का भोजन उसका होगा, किसका, विद्यालय जाने वाले बच्चे का। पूरे दिन का आहार आयोजन इस प्रकार से उन्होंने किया है। आया समझ में। तो यहाँ पर देखो चने की दाल, देखो रात्रि के भोजन में चने की दाल दे रही है, तो चने की दाल जब बनाई तो इससे जो है 60 ग्राम, यानी 2 कटोरी दाल के आसपास बच्चा खाएगा, है ना। 60 ग्राम दाल जो है इसको दी जा रही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दोपहर के भोजन में सब्जियों का पुलाव दिया है इन्होंने, पुलाव दिया तो यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी हो रही है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी यहाँ पर हो रही है अनाज और इससे। तो यदि 7 से 9 वर्ष का है, या फिर देखिए बच्चों, दक्षिण क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें, दक्षिण क्षेत्र के अंदर नाश्ते के अंदर क्या क्या दिया जाता है, तो साउथ के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नाश्ता देखें तो उपमा दिया जाता है केले के साथ, एक केला और उपमा। पुत्तू दिया जाता है चने और केले के साथ। इडली और डोसा दिया जाता है सांभर और नारियल की चटनी के साथ। और अप्पम दिए जाते हैं आलू या फिर चिकन की करी के साथ, है ना। हाँ,
तो इस तरीके का नाश्ता वहाँ होता है। और यदि उत्तर की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पर छाछ के साथ पराठे, आलू के साथ पूड़ी जैसे खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ पर नाश्ते में खाए जाते हैं। और कटहल और सूखे मेवों की पेस्ट को चावल के आटे में भर करके और भाप से पकाते हैं और फिर चावल के आटे के सांचों में से जो है पतली पतली सेवइयों के रूप में निकालकर भाप से पकाना भी अल्पाहार का एक रूप है। तो इस तरीके से अल्पाहार बनाया जाता है उत्तरी क्षेत्र में, है ना। और मुरक्कू जो है ये भी एक प्रकार का अन्य प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो कि बच्चों को स्नैक्स के रूप में परोसा जाता है। और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर जंगल में एकत्र किए गए भोजन जैसे कि सूखे मेवे हैं, बेर है, पेड़ों से प्राप्त होने वाले अन्य फलों और फूलों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और फल और फूल भी जो है वो बच्चों को खिलाए जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के अंदर यही खाते हैं, है ना। और दोपहर और रात्रि के भोजन में रोटी और चावल और दाल और एक सब्जी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्यालय जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनका आयोजन किस प्रकार का होता है, वो किस किस प्रकार के, देखो साउथ के अंदर किस प्रकार का नाश्ता यूज़ किया जाता है और ईस्ट में कौन कौन सा नाश्ता यूज़ किया जाता है, जनजातीय लोग क्या क्या खाते हैं नाश्ते में, है ना। तो इस तरीके से हमने विभिन्न प्रकार के जो है वो अल्पाहार के बारे में अध्ययन किया।